आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली वो प्रोटीन फोल्डिंग पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा कि आप इसके लिए लिपन कॉर्ड प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है। तो प्रोटीन फोल्डिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है? प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर जो है ना, डिफरेंट जो साइड चेन्स होती हैं किसी भी अमाइनो एसिड की, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, डिफर किस चीज़ पे कर रहे होते हैं वो आर चेन की बेस पे। तो वो जो आर चेन्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर साइड चेन्स के अंदर, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो फोल्डिंग होनी है वो कहाँ तक जाएगी। फोल्डिंग जो है वो कहाँ तक होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी या क्वाटरनरी, वो सारा का सारा किस चीज के ऊपर बेस कर रहा होता है? वो आपकी साइड चेन्स की फोल्डिंग इंटरेक्शंस के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। तो फोल्डिंग जो है वो एक नॉन रैंडम प्रोसेस है। नॉन रैंडम से क्या मुराद है? रैंडम होता है कि एम ही जो है ना, कोई एक अमाइनो एसिड उठाओ किसी के साथ मिला दो, बात खत्म कर, ऐसे नहीं होता। ये बहुत ही ऑर्डर्ड वे में होता है, ये बहुत ही सीक्वेंस के साथ होता है, ये फुल कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, ठीक है। पूरा जो है ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है कि एम ही उठा के किसी जो है ना अमाइनो एसिड को हम किसी के साथ जोड़ देंगे तो बात बन जाएगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो नॉन रैंडम होता है और प्रॉपर ऑर्डर्ड जो है ना ये प्रोसेस होता है। इसमें होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में बाइंड करते हैं। अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब मिलता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जब वो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। उसकी जब फोल्डिंग बैक होती है, वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड बैक करता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। तो आपका जो है या तो हेलिक्स हेलिक्स बनते हैं या बीटा प्लेटेड शीट्स बनते हैं या दूसरे सेकेंडरी एलिमेंट्स जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। और फिर जब फर्दर उनकी फोल्डिंग होती है, फर्दर जो है उनके अंदर इंटरेक्शंस डेवलप होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर जो कि फुली फंक्शनल और फुली जो है वो उसका स्ट्रक्चरली स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर जब वो थ्री डायमेंशनली अपने आप को इस तरह से फेस करता है कि वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है और अपने स्ट्रक्चर को जो है स्टेबलाइज भी कर सकता है, तो उस वक्त वो टर्शरी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, ठीक है। और अगर वो एक से ज्यादा चेन्स होंगी तो जाहिर है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो फाइनल स्टेट होती है ना आपकी, वो होती है लो एनर्जी स्टेट। जो लो एनर्जी स्टेट होती है, जब आपने केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा था, एक पहला ही क्वेश्चन उसके अंदर लिखा हुआ था, व्हाई एटम फॉर्म्स बॉन्ड। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो उसका एक आंसर तो ये था कि वो डुप्लेट या ऑक्टेट जो है अपना कंप्लीट करते हैं। उसका सेकंड आंसर जो है वो आगे चैप्टर जब हाफ हो जाता है ना, तो वहां पे जाकर उसका आंसर है टू लोअर देयर एनर्जी। क्योंकि जब एनर्जी लो होती है तो उतना मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो स्टेबल होगा, और जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई वेव आके टकराती है, ठीक है, कोई एनर्जी उसका फोटोन जो है उसके साथ टकराता है, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और दोबारा से जब वो नीचे आता है तो वो एनर्जी का फोटोन रिलीज करता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। वो हायर एनर्जी स्टेट में जो है ना हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि वो दोबारा वापस आता है, क्योंकि उसने अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जाना होता है, उसने स्टेबलाइज होना होता है। तो इसीलिए जो लो एनर्जी स्टेट होती है ना, वो बेसिकली एक स्टेबल जो है वो स्टेट होती है। इसलिए जो भी आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी लो होगी, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये जो अभी हमने बात की, ये वेल ऑर्डर्ड है, नॉन रैंडम है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या है? दो ही प्रोसेस हुए, या तो फोल्डिंग हुई है या फिर उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हुई है, उनके दरमियान जो है इंटरेक्शंस ने डेवलपमेंट हुई है इंटरेक्शंस की, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको प्रोटीन फोल्डिंग का नाम देते हैं हम, जिसके अंदर फोल्डिंग भी होती है, इंटरेक्शंस भी होते हैं और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मॉलिक्यूल्स की वो होती है। तो अब यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये सारा बताने का मकसद जो आज हमारा टॉपिक है वो डीनेचरेशन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीनेचरेशन क्या होता है? दो लफ्ज मैंने बोले थे कि फोल्डिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। अगर इनको मैं ऑपोजिट कर दूं उससे क्या होगा? अनफोल्डिंग प्लस डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। और स्पेसिफिकली प्रोटीन्स के अंदर किस चीज की डिसऑर्गेनाइजेशन, किस चीज की अनफोल्डिंग? तो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है उसकी अनफोल्डिंग, उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन। और जब टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है डिसऑर्गेनाइज होंगे, अनफोल्ड होंगे, तो पीछे जो चीज बचेगी वो क्या होगा? वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा, ठीक है, वो आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना। उस तक जो अनफोल्डिंग और डिसऑर्गेनाइजेशन होती है उसको डीनेचरेशन कहते हैं, ठीक है। अनफोल्डिंग एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स,
सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर विदाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और वो डीनेचरेशन नहीं होती। डीनेचरेशन जो है ना कब तक होती है, जब तक पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो मौजूद है, बल्कि ऊपर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, तो वो वाले बॉन्ड टूट जाते हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है वो बरकरार रहता है। ठीक है। अब डीनेचरेशन जो है वो दो तरह की होती है, आइदर इट इज रिवर्सिबल और इट इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या चीज है कि जब आप किसी प्रोटीन को डीनेचर करो, ठीक है, अनफोल्ड करो, वो थोड़ी देर के बाद दोबारा जो है अपने नेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है दोबारा से रीफोल्ड हो जाए, रीनेचरेशन हो जाए उसकी, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल डीनेचरेशन कहते हैं। जबकि कुछ जो है वो सिनेरियोज के अंदर क्या होता है, बल्कि मोस्टली सिनेरियोज के अंदर ऐसा होता है कि आपने अंडा जो है वो बॉईल किया या अंडे को आपने उसकी फ्राई किया, तो वो अंडा जो है उसकी कोagulation हो जाती है। ठीक है। उसको आप दोबारा से जो है वो उसी लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अंडा एक दफा बॉईल हो जाए तो आप उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में नहीं बना सकते। तो ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल डीनेचरेशन कहते हैं। ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इरिवर्सिबल डीनेचरेशन होती है तो इस प्रोसेस का एक और नाम जो आप सुनते हैं जिसको आप कोagulation कहते हैं, प्रोटीन की कोagulation, कि जब आप अंडा बॉईल करते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सॉलिड से लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट नहीं होता। इरिवर्सिबल डीनेचरेशन का दूसरा नाम कोagulation भी होता है। और इस रिजल्ट के अंदर प्रोटीन का जो सॉलिड स्टीज बनती है, जो रेजिड्यू बनता है, उसको कोagulum कहते हैं। ठीक है। इसी तरह रिवर्सिबल जब डीनेचरेशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो दोबारा से रिवर्स होके दोबारा से रीनेचरेशन उसकी हो सकती है, तो वो दोबारा अपना फंक्शन जो है वो अटेन कर सकती है। तो ये जो इस वक्त रिवर्सिबल डीनेचरेशन होती है, इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या कहलाता है, फ्लोकुलेशन। ठीक है। तो फ्लोकुलेशन, कोagulation। ठीक है। तो रिवर्सिबल डीनेचरेशन या फिर इरिवर्सिबल डीनेचरेशन। अब डीनेचरेशन के जो एजेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो डीनेचरेशन करवा सकते हैं, तो दो इसको कैटेगराइज करते हैं हम। ठीक है। लिपन कॉर्ड के ऊपर ये कैटेगराइजेशन तो नहीं है, लेकिन नाम सारे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने इसको दो में डिवाइड कर दिया, वन इज द फिजिकल एजेंट, अदर केमिकल। फिजिकल के अंदर आपकी हीट आ सकती है, एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, ये फिजिकल एजेंट्स हैं जो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरी तरफ केमिकल के अंदर हम केमिकल्स की बात करते हैं, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकती हैं, या फिर यूरिया जो है ये भी डीनेचर कर सकती है आपकी प्रोटीन्स को। ठीक हो गया। अब फोल्डिंग के रेलेवेंट ही एक और चीज, व्हाट आर शेपरॉन्स। शेपरॉन्स पढ़ लें, शेफरॉन्स पढ़ लें, जो आपका दिल करता है। शेपरॉन्स का मतलब होता है निगहबान, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी चीज को। इनका दूसरा नाम अगर मैं आपको बता दूं, हीट शॉक प्रोटीन्स। अगर आपको ट्वेल्थ क्लास की जो है वो बायोलॉजी याद हो तो पहले ही चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो है ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप हीट शॉक प्रोटीन 90 कहते थे, जो कि प्लांट्स को हीट से बचाती थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। तो ये वही चेपरॉन्स हैं, वही हीट शॉक प्रोटीन्स हैं, लेकिन यहाँ पर इनका काम जो है वो क्या है, यहाँ पर ये फोल्डिंग को असिस्ट करती हैं। जो प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है ना उसको असिस्ट करती है। कैसे असिस्ट करती है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखें, ये आप डायग्राम देखें। अब आपके पास अमाइनो एसिड्स कोई पड़े हुए हैं, ठीक है, अनफोल्डेड फॉर्म में, कोई अमाइनो एसिड है। अब आपको पता है कि उसके अंदर आर चेन मौजूद है। अब आर चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक भी हो सकती है, हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है, चार्ज हो सकती है, अनचार्ज हो सकती है। तो क्या होता है, वो चूंकि अनस्टेबल फॉर्म है, जब किसी की चीज के ऊपर चार्ज होता है तो वो रिएक्टिव फॉर्म होती है। तो हो सकता है कि वो जो अनफोल्डेड प्रोटीन्स, अनफोल्डेड अमाइनो एसिड्स हैं, वो किसी और चीज के साथ रिएक्शन कर जाए, तो फोल्डिंग में जो है क्या हो जाएगा, फोल्डिंग जो है वो सही तरह से नहीं होगी, फोल्डिंग की सिमेट्री खराब हो जाएगी। या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती हैं, फ्री रेडिकल्स जाके डैमेज कर सकते हैं आपकी प्रोटीन को। उससे ये हो सकता है कि उनकी फोल्डिंग प्रॉपर ना हो। तो क्या होता है कि वो जो अनफोल्डेड प्रोटीन है ना, इसके साथ आते हैं कुछ शेप्रॉन्स, वो उसको पकड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने जो है ना, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये प्रोटीन इसके अंदर चली गई है और अंदर जाके इजी होके जो है ना इसको एक प्राइवेसी मिल गई है, वहां पे इजीली जो है ये फोल्ड होती है, और फोल्डिंग के बाद अपने फुल फंक्शनल फॉर्म के अंदर जो है ना ये आ जाती है, और ये वहां से रिलीज हो जाती है। तो शेप्रॉन्स का जो बेसिक पर्पस है वो इनको इनकी रिएक्टिव नेचर की वजह से जो है ना, अगर ये किसी चीज के साथ रिएक्ट ना कर जाए, उस रिएक्शन से बचाना जो है वो शेप्रॉन्स का काम होता है। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो आपने देखा, आपको याद होगा वहां पर कैपिंग होती थी। ठीक है, कैपिंग होती है, हेड के ऊपर जो है ना कैप लग जाती है, यूटीपी की एक टेल लग जाती है ताकि वो रिएक्शन ना करे।
ठीक है, जब अमाइन राइबोसोम्स के ऊपर जो है ना वो प्रोटीन बनती है, तो वो रिएक्शन ना कर जाए, तो उसको भी जो है ना, जो उनके पोलर हेड्स होते हैं उनको कवर कर दिया जाता है। तो वो सारा प्रोसेस क्या हो रहा होता है, बेसिकली उनकी शेप्रॉन्स डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, तो वो भी एक तरह की शेप्रॉनिंग हो रही होती है। ठीक है, यहाँ भी ये शेप्रॉन्स हैं जो कि फोल्डिंग को असिस्ट करते हैं, ताकि ये अमाइनो एसिड जो रिएक्टिव फॉर्म में है, ये किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके अपनी सिमेट्री, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी फोल्डिंग को खराब ना कर दें। और हो सकता है जब ये प्रॉब्लम करें, जब ये रिएक्शन करें, तो इनका नेटिव स्ट्रक्चर या जो फुली फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो ना बन सके। ठीक है, तो ये शेप्रॉन्स का काम होता है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती हैं वैसे तो। हीट शॉक प्रोटीन 70 जो है ना हमारे यहाँ ज्यादातर कॉमन जो है वो यूज होती है, मतलब होती है। और कुछ गालिबन हीट शॉक प्रोटीन 60 भी होती है। ठीक है, उनको हम चैप्रोनिन्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने लिपन कॉट पढ़ी थी, तो लिपन कॉट में इसका जिक्र नहीं मुझे मिला, पता नहीं शायद वो आगे पीछे हो गया। तो चैप्रोन कुछ चैप्रोनिन्स होते हैं, कुछ हीट शॉक प्रोटीन 70 होती है, तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनकी बाइंडिंग कैसे कैसे हो सकती है। शेप्रॉन्स जो है वो दो तरह से बाइंड कर सकते हैं, दो दो तरीके से भी बाइंड करते हैं। एक तो मैंने जिस तरह कैपिंग का कहा आपको, ठीक है, सिंपल बाइंडिंग हो सकती है या केज लाइक स्ट्रक्चर की तरह बाइंडिंग हो सकती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल बाइंडिंग में ये है कि ये कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये उसका रिएक्टिव जो है वो आर ग्रुप है। ठीक हो गया, यहाँ पर कोई डिफरेंट अमाइनो एसिड है, उसका रिएक्टिव आर ग्रुप है। ठीक है, तो ये शेप्रॉन्स क्या करते हैं, ये शेप्रॉन्स आते हैं और ये जो है उस रिएक्टिव ग्रुप को जो है ना उसके साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू बाइंड कर जाते हैं और उसकी रिएक्टिविटी को कवर कर देते हैं, ताकि वो किसी और चीज के साथ रिएक्शन ना करें। तब तक जो है ये इनकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ये फोल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अपनी फुल जो है ना वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और इनके आपस में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और ये फुल्ली फोल्डेड प्रोटीन बन जाती है। तो ये सिंपल है कि उनके रिएक्टिव ग्रुप्स के साथ जाके बाइंड कर जाए और उनकी रिएक्टिविटी को एक दफा कवर कर दे। तो ये सिंपल बाइंडिंग को मैं कहता हूँ। दूसरी चीज होती है केज लाइक स्ट्रक्चर। अब ये डायग्राम जिस तरह आपको नजर आ रही है, ये जो शेप्रॉन्स होते हैं ये एक जो है ना केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सपोज ये केज है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना, इसके सेंटर के अंदर जो है ना यहाँ पे बाइंडिंग के लिए साइट होती है, तो ये अमाइनो एसिड इसके अंदर जाते हैं, पूरी जो ऐसे प्रोटीन होती है, और यहाँ पर आके जो है ना इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू ये अटैच हो जाती है इसके साथ। ठीक है, अब ये अंदर अटैच है जाके, अब ये वहां से बाहर नहीं आ सकती, तो वहां पे अंदर इसकी क्या होती है, फोल्डिंग। और जब फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये वहां से रिलीज होके बाहर आ जाते हैं। तो दो तरह से इसकी जो है ना वो मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिए हैं, और ये कैसे काम करते हैं अब ये भी शायद आपको समझ आ गया हो। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो ये है आपके शेप्रॉन्स। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये इसमें से कुछ चीजें हमने कर ली हैं, कुछ हमने करनी है। तो क्लासिफिकेशन जो है ना वो ये आपको इकट्ठी नहीं मिलेगी, लिपन कॉट में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, डिफरेंट बुक से आप इसको एक जगह कंपाइल कर लीजिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन्स तीन तरह की होती है। सिंपल प्रोटीन्स, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, आपके अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, पहले सिंपल आ गई जिस तरह लिपिड्स की हमने पढ़ी थी। तो कॉन्जुगेटेड के अंदर क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल अटैच होगा उसके साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ। तो प्रोटीन के साथ कोई ना कोई और पार्ट अटैच होगा। ठीक है, और डेराइव्ड जो होती है, डेराइव्ड बेसिकली वो होती है कि जो कॉन्जुगेटेड और सिंपल दोनों के या तो ब्रेकडाउन से या फिर दोनों के मिलने से कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वो जो है डेराइव्ड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो सिंपल के अंदर जो है, अगर मैं सिंपल की बात करूं, सिंपल प्रोटीन्स, इसी क्लासिफिकेशन को मैं आगे लेके चलूं, तो हमारे पास जो सिंपल है उसके अंदर क्या चीज है, सिंपल के अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो उसकी आगे दो फर्दर सब टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। उनका शेप कैसा है, या तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है या फाइब्रस प्रोटीन्स है, या ग्लोबुलर प्रोटीन्स है या फिर फाइब्रस प्रोटीन्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइब्रस जो है वो फाइबर लाइक होती है, उनकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, फाइबर लाइक होती है ये, और इनकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। जबकि ग्लोबुलर जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, इनकी विड्थ और लेंथ जो है वो एट ऑलमोस्ट जो है या इक्वल होती है या इनकी लेंथ कम होती है, और ये ग्लोबुलर ग्लोब की तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें ना एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सियल लेंथ का। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है या ये जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन का दूसरा नाम स्क्लेरो प्रोटीन है।
स्क्लेरो हार्ड को कहते हैं, तो ये हार्ड प्रोटीन्स भी होती है। एक्सियल लेंथ होती है लेंथ ओवर विड्थ, किसी भी प्रोटीन की लेंथ और उसकी विड्थ जो है उसकी रेशो को हम कहते हैं एक्सियल रेशो। अगर ये 10 से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा होगी, जाहिर है उसका ओवरऑल आंसर ज्यादा आएगा ना रेशो का। अगर लेंथ जो है वो लेंथ बाय विड्थ रेशो 10 से ज्यादा आती है, इसका मतलब वो प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, इसमें जो एक्सियल रेशो होती है वो मोर देन 10 होती है, जबकि ग्लोबुलर के अंदर जो एक्सियल रेशो होती है वो लेस देन 10 होती है। ये क्राइटेरिया होता है इनको ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के अंदर डिवाइड करने का। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या बला है और कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जिनका लेंथ कम होती है और एटलीस्ट विड्थ की इक्वल होती है या फिर विड्थ ज्यादा होती है, जबकि स्क्लेरोप्रोटीन्स या फाइब्रस प्रोटीन्स वो हैं जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और ये हार्ड होती हैं और इनकी एक्सियल रेशियो जो है ना वो 10 से ज्यादा होती है। अब ग्लोबुलर के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलामीन्स, ग्लूटेलिन्स, हिस्टोन्स, प्रोटामीन्स, ग्लोबिन्स, ये सारी प्रोटीन इसकी एग्जांपल्स हैं। आप इसमें से कोई दो तीन याद कर सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर आपकी बड़ी मशहूर कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं। अब अगर मैं कॉन्जुगेटेड की बात करूं तो मैंने कहा था कॉन्जुगेटेड के अंदर अमाइनो एसिड के साथ यानी प्रोटीन के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज होगी, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, इसके अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा डीएनए या आरएनए का जो है ना कोई चीज ऐड होगी इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह क्रोमोप्रोटीन, इसके अंदर जाहिर है कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी। ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटीन के साथ ग्लाइको कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड है। फॉस्फोप्रोटीन, अब ग्लाइको ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट म्यूटी जब होती है, फॉस्फो का मतलब ये है कि जब फॉस्फोलिपिड ऐड होगा। लिपोप्रोटीन का मतलब होता है जब लिपिड ऐड होगा। ठीक है, मेटेलोप्रोटीन जब मेटल के साथ प्रोटीन ऐड होगी। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड है। जबकि डेराइव्ड के अंदर क्या चीज आती है, डेराइव्ड के अंदर आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन्स, ये सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर तो सिंपल जो वो चीज होती है जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर तोड़ते हैं ना तो आपको जो चीज मिलती है, जैसे पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड, जो सिंपल आपकी सिर्फ प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन से जो चीज बनती है वो इसके अंदर आपको मिलेगी। पेप्टोन हो गए, प्रोटीओजेज हो गए, पॉलीपेप्टाइड्स, सिंपल पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारे सेकेंडरी जो है ना डेराइव्ड आपकी प्रोटीन्स होती है। तो यहाँ तक हमें समझ आई कि हमने उनकी कंपोजिशन की बेस पे प्रोटीन्स को देख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिशन की बेस पे हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की बेस पे हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कंप्लीट प्रोटीन्स कहते हैं। क्यों कंप्लीट कहते हैं, कि हमें पता है कि हमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं फॉर आवर ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए जो अमाइनो एसिड्स चाहिए, अगर वो तमाम के तमाम हमें कोई प्रोटीन दे रही है तो उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन एनिमल प्रोटीन होती है बेसिकली। ठीक है, और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या है, जो आपको वो एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड ना कर सके, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। पार्शली कंप्लीट क्या है, कि अगर वो हाफ जो है ना न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो अगर हम दो पार्शली इनकम्प्लीट को मिला के देंगे तो हो सकता है वो हमारे जो 9 या 8 जो अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल, वो हमें प्रोवाइड कर दें वो। तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट इस बेस पे होता है। ठीक हो गया, इसकी शायद स्लाइड जो है ना वो नहीं ऐड की मैंने। तो कंप्लीट, पार्शली कंप्लीट और इनकम्प्लीट का हमें फर्क समझ आ गया। अगली बात है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, ये वही फाइब्रस और ग्लोबुलर दोबारा से आ गया है। ये बेसिकली इसी के अंदर सिंपल प्रोटीन्स का ही पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब आपके क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो एक जमाने में जब एससीक्यू हुआ करते थे तो ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू हुआ करता था, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो उनके फंक्शन की बेस पे जो है ना प्रोटीन्स कैसी हो सकती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन्स जो आपका आपके सेल का स्ट्रक्चर बना रही होती है, या आपके मसल्स जो है वो भी तो प्रोटीन्स है ना, मसल्स जो मायोसिन, एक्टिन, ये भी तो सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बना रही है। इसके अलावा जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें भी कई सारी प्रोटीन्स होती हैं। तो स्ट्रक्चरल, उनका फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। कैटालिटिक प्रोटीन्स, जिनका दूसरा नाम क्या होता है, एंजाइम्स, एंजाइम्स भी आपके प्रोटीन्स हैं। हार्मोनल प्रोटीन्स, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स हैं,
जैसे कल ही हमने पढ़ा इंसुलिन एक हार्मोन है और उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो भी प्रोटीन है। डिफेंस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है, ये भी गैमा ग्लोबुलिन्स जो है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज जो है, ये क्या चीजें हैं? ये सारी की सारी जो है आपकी मेन जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर कुछ ट्रांस प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एक्सो प्रोटीन्स होती हैं, कुछ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो क्या करवाती हैं, ट्रांसपोर्ट को जो है ना वो हेल्प करती है। जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के अंदर आपकी चैनल प्रोटीन्स है, जो चैनल्स बने होते हैं सेल्स के अंदर, वो भी तो प्रोटीन्स होते हैं सारे। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं। जैसे कल ही हमने पढ़ा था गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, आई थिंक था वो, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड था शायद, बहरहाल मुझे उसका नाम भूल गया। स्टोरेज प्रोटीन्स हैं जो स्टोर करने के काम आती हैं। कैरियर प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर रोल प्ले करती हैं, बफर के तौर पे काम कर सकती हैं क्योंकि जिबेट्रियन आयन होता है इनका, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, डीएनए आरएनए बनाने के काम आती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो आपके मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो ये उनके फंक्शन की बेस के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आज जो है हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने जनाब जो है दो चीजें पढ़ी। फोल्डिंग पढ़ी, हमने कहा कि जो फोल्डिंग होती है वो जो साइड चेन्स होती हैं उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो है ना वो फोल्डिंग होती है, और वही जो साइड चेन्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि ये फोल्डिंग कहाँ तक चलेगी, कितने लंबे हायरार्की के अंदर जाएंगी, टर्शरी तक जाएंगी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक जाएंगी। तो फोल्डिंग जो है वो नॉन रैंडम एक ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, प्राइमरी सीक्वेंस बनता है, और जब उनकी फोल्डिंग बैक होती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, और मजीद जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आयनिक बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है जो कि 3D स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबल होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर दो ही काम हुए हैं, या तो फोल्डिंग हुई है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हुई है। और अगर इसका ऑपोजिट कर दिया जाए, अनफोल्डिंग और अनऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाए, डिसऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन, जिसके अंदर सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ना वो टूट जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बचता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता इसके अंदर। डीनेचरेशन की दो टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को फ्लोकुलेशन कहते हैं, इरिवर्सिबल को हम कोआगुलेशन कहते हैं। जो है एजेंट्स जो डीनेचरेशन करवाते हैं वो दो तरह के हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर आपकी हीट है, उसके अलावा आपके एक्स रेज है, यूवी रेज है। केमिकल के अंदर डिटर्जेंट्स हैं, आपके एसिड्स बेसिस और यूरिया आ जाती है, ठीक है। शेप्रॉन्स वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन्स की फोल्डिंग के अंदर असिस्ट करती हैं। चेप्रोनिन्स उसके अंदर आ जाती हैं, या हीट शॉक प्रोटीन 70 जो है ये आ जाती है। सिंपल बाइंडिंग हो सकती है या केज लाइक स्ट्रक्चर की तरह हो सकती है। सिंपल बाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि वो जो चेप्रॉन्स हैं वो हाइड्रोफोबिक रीजन्स के ऊपर आके बाइंड करते हैं और उनकी रिएक्टिविटी को कवर कर देते हैं, और उसके दौरान जो है फोल्डिंग स्टार्ट रहती है, और जब फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो चेप्रॉन साइड पे हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि चेप्रॉन्स केज लाइक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। डोनल शेप स्ट्रक्चर होता है, हार्पर के अंदर आई थिंक डोनल शेप जो है ना वो एक वर्ड लिखा हुआ है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर वो बनता है, उसके सेंटर के अंदर ये जाके अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है ये बाइंड कर जाता है थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और अंदर उसकी फोल्डिंग होती है। जब फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो बाद में वहां से रिलीज होके अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले उनकी कंपोजिशन है, अगर सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं तो सिंपल प्रोटीन्स कहलाती है। अगर उसके साथ कोई और चीज एक्स्ट्रा पार्ट अटैच है तो उसको हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं। और अगर वो ब्रेक डाउन से बने कॉन्जुगेटेड और सिंपल प्रोटीन्स की, तो उसको हम डेराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। सिंपल जो है वो दो तरह की आगे होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप, स्पेशली शेप। तो फाइब्रस प्रोटीन अगर उनकी लेंथ ज्यादा है, एक्सियल रेशियो 10 से ज्यादा है। ग्लोबुलर प्रोटीन जब उनकी एक्सियल रेशियो 10 से कम है, ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता है, कॉन्जुगेटेड के अंदर आपके पास ग्लाइको, क्रोमो, फॉस्फो, मेटेलो, लाइपोप्रोटीन्स आ जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंप्लीट हैं जो तमाम के तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इनकम्प्लीट है जो कि कंप्लीट एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको प्रोवाइड नहीं करती, और जो कुछ प्रोवाइड करती हैं वो पार्शली कंप्लीट कहलाती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बेस पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकती हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, डिफेंस के अंदर रोल है, ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल है उनका, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल है, स्टोरेज के अंदर रोल है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स है, रिसेप्टर्स हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन है, बफर के अंदर रोल प्ले करती हैं, और न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल
प्रोटीन्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ये क्या है, ये आपकी प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है।